दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पर। दोस्तों घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 एडिशन भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की बुक को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि 3 भारतीय जो प्रमुख ऑफिसर्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। एक तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं एजीआई, महाधिवक्ता हैं बिल्कुल उनके जैसा ही जो राज्य में काम करते हैं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको आप आम तौर पर कैग के नाम से जानते हो, सीएजी। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी अधिक बार पूछे गए हैं। मैं अगर आपको बताऊँ भी तो आप समझिए कि इनके बारे में अनुच्छेद बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही इनका नोट्स बहुत लंबा है। आप देखिएगा तो घटना चक्र की नोट्स भी मैं दिखा देता हूँ आप बुक आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार नोट्स दिखाता हूँ सीधे। से नोट्स स्टार्ट हो रहा है आपका और कितना है नोट्स ये देखो। बस यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर। यहाँ ये नोट्स खत्म हो रहा है। बस एक पेज भी नोट्स नहीं है सही से, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो कितने हैं। केवल आपके इस टॉपिक से यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 63 क्वेश्चन हैं। यानी अभी तक 63 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि इसका नोट्स शुद्ध से एक पेज भी नहीं है। अब एक पेज भी नहीं होने का मतलब है कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। छोटा टॉपिक लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसीलिए हमें जरूर इसको बहुत बढ़िया से कवर करना है और ऐसे पढ़ना है कि सारी चीजें लगभग याद रहें। आपको याद तभी रहेंगी जब दोबारा आप क्विज वगैरह करते हैं या फिर मॉक टेस्ट वगैरह अटेंड करते हैं, तब जा कर के याद रहेगा। एक बार केवल पढ़ लेने से नहीं याद होगा, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, याद होगा। आप चाहें तो मैं भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवा सकता हूं अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पर। उसके लिए आपके कमेंट्स चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। जिनको भी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाइप करें वीडियो को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, यानी कि जिन्होंने भी द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ से हम शुरू करेंगे, यानी कि अपना जो नोट्स है उसको कवर करते हुए स्टार्ट करेंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनको संवैधानिक संरक्षक माना जाता है। सबसे पहले देखिए एजीआई जो होते हैं महान्यायवादी, इनको केंद्र सरकार का वकील यानी कि लॉयर माना जाता है। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल जो महाधिवक्ता होते हैं, तो इनको भी राज्य सरकार का लॉयर माना जाता है। जैसे एजीआई केंद्र सरकार के लॉयर माने जाते हैं, वैसे ही एजी को यानी महाधिवक्ता को राज्य सरकार का लॉयर माना जाता है। यानी कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं ये एजी। राज्य सरकार का मतलब मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को जहां आवश्यकता होगी, खासकर राज्यपाल की सहायता के लिए होते हैं। वैसे ही एजीआई राष्ट्रपति की सहायता करते हैं, और केंद्र सरकार को आवश्यक ये सहायता प्रदान करते हैं। जब भी कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, उनके तरफ से केस लड़ना हो, तो उनके सरकारी वकील के तौर पर आप मान सकते हैं। ये केंद्र सरकार के सरकारी वकील हुए और ये राज्य सरकार के सरकारी वकील, ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। जबकि कैग जो होता है, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये जनता के पैसे का रक्षक होता है। क्यों जनता के पैसे का रक्षक इनको माना जाता है? क्योंकि इनका मुख्य काम है जितने भी सरकारी खाते हैं, सरकारी खातों का पूरा ऑडिट तैयार करना, लेखा-जोखा तैयार करना। यानी कि सरकार ने अलग-अलग राज्य सरकारों को या फिर सरकारी संस्थाओं को या फिर डिपार्टमेंट्स को कितना पैसा दिया 1 वर्ष में, उसमें से कितना खर्च हुआ, कहाँ-कहाँ खर्च हुआ, कितना बचा, क्या सही जगह खर्च हुआ या नहीं। तो ये सब जो ऑडिट होता है, ये काम होता है कैग का। इनके दिशा निर्देश पर ऑडिट पूरे देश में और राज्य में चलता है। आप देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एजीआई यानी महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों आर्टिकल 76। क्योंकि आर्टिकल 76 में ही महान्यायवादी के बारे में सबसे पहली बार लिखा गया है, और महान्यायवादी को देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि कानून अधिकारी भी माना जाता है। तो देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसको मानेंगे, या कानून से जुड़ा हुआ अधिकारी, ये महान्यायवादी को माना जाता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका नियुक्ति अनुच्छेद 76 के पहले खंड के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा
महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो सबसे पहले 76 में एजीआई के बारे में लिखा गया है और खासकर इसके पहले खंड में यानी 76 के पहले खंड में राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की बात की गई है। योग्यता क्या होनी चाहिए एजीआई बनने के लिए? देखिए, वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए आपको या जो योग्यता चाहिए सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, वही योग्यता चाहिए आपको सीधे तौर पर एजीआई बनने के लिए यानी महान्यायवादी बनने के लिए। दोनों की योग्यता एक समान है। आप देखिएगा एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता होती है आर्टिकल 124 के अनुसार, इसके तहत ये कहा गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल एचसी का जज हो या फिर 10 साल एचसी, यानी 5 साल वो या फिर 10 साल एचसी में वकील का काम किया हो, पहले से अनुभव होना चाहिए। याद रखना है या तो 5 साल, ध्यान से समझिए, 5 साल वो किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए यानी कि न्यायाधीश, या फिर 10 साल वकील रहा होना चाहिए। अगर वकील के तौर पर अनुभव की बात करें तो 10 साल का होना चाहिए, जज के तौर पर उसको 5 साल का अनुभव होना चाहिए। आर्टिकल 124 का तीसरा खंड ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए कि पहली बात तो कि वो भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात कि वो 5 साल जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में या फिर 10 साल वकील रहा हो किसी हाई कोर्ट में। और यही सब सेम योग्यता चाहिए दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए, यानी यहाँ भी योग्यता बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कार्यकाल और पद की मुक्ति की, यानी पद से कैसे हटता है और कार्यकाल कितना होता है। सबसे पहले तो कार्यकाल में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं तय किया गया है महान्यायवादी, और विधि अधिकारी नियम अगर 1987 देखिएगा तो इसके अनुसार नियुक्ति आमतौर पर 3 साल के लिए होती थी इनका, लेकिन फिलहाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। पद से मुक्ति की बात करेंगे तो 76 के चौथे खंड में लिखा गया है, अनुच्छेद 76 का चौथा खंड, कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति के मन के अनुसार ये बने रहेंगे। हालांकि यह अपना त्यागपत्र यदि सौंपना चाहे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकते हैं, और खास तौर पर आप देखिएगा जब भी सरकार बदलता है तो इस्तीफा ये लोग दे देते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक बताया गया है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट का वकील कौन होता है दोस्तों, यानी कि तेरा और मेरा। 13 से याद कर सकते हैं, 13 मेरा सबसे बड़ा वकील एजीआई है, 13 का मतलब 7 से 13 ये 76 बताना चाह रहा है। आपको जैसे याद करना है याद रखिए, 76 में महान्यायवादी के बारे में लिखा गया है। योग्यता चाहिए दोस्तों जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, और वो योग्यता आर्टिकल 124 के तीसरे खंड के अनुसार है कि वो भारत का नागरिक हो, पहली बात, और दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा कि उसको 5 साल के तौर पर जज का या फिर 10 साल के तौर पर उनको वकील का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। कार्यकाल का कोई सीमा फिक्स नहीं है, लेकिन 3 साल इसके लिए विधि अधिकारी नियम 1987 कहता है। पद से मुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद अपना पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं, और त्याग पद अपना राष्ट्रपति को ये सौंपते हैं। अगले स्लाइड में आप देखिएगा इनके ड्यूटीज क्या हैं, आर्टिकल 76 का दूसरा खंड और तीसरा खंड। 76 का दूसरा खंड कहता है कि भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना एजीआई का पहला कर्तव्य होगा, यानी जहां कानूनी मामलों में सहायता की आवश्यकता पड़ेगी भारत सरकार को तो एजीआई सहायता करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी स्वरूप एवं अन्य कर्तव्यों का पालन भी ये करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा यदि कोई कानूनी स्वरूप सौंपा जाता है या अन्य ऐसा कोई कर्तव्य दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा इनको, तो वो इनका पालन करेंगे। 143 का अनुच्छेद क्या कहता है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा किए गए जो रेफरेंसेस होंगे उनमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है, एजीआई करता है। अन्य न्यायालय यानी भारत सरकार की ओर से किसी भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ पेशी करना हो तो वो एजीआई करते हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि भारत सरकार की तरफ से एक वकील की आवश्यकता हो तो उस वकील का काम कौन करेंगे, एजीआई।
अच्छा, 76 का दूसरा तो आपने देखा कि यह भारत सरकार को कानूनी मामलों में ये सलाह देंगे, और 76 का तीसरा खंड क्या कहता है? ये कहता है महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों, यानी भारत के अंदर जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी न्यायालय हैं, सभी में सुनवाई करने का अधिकार है। ये सभी में जा कर के सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है? आपने जनरली देखा होगा कि एक वकील सभी जगह जाकर नहीं काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे लॉयर हैं जो भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर के और सुनवाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है पारिश्रमिक, यानी कि जो एजीआई होते हैं उनको कितना पारिश्रमिक मिलता है, क्या वेतन और भत्ता मिलता है। इनके लिए कोई फिक्स वेतन और भत्ता नहीं है दोस्तों। आप देखिएगा, एजीआई सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसीलिए उनको फिक्स वेतन और भत्ता नहीं मिलता है। उन्हें सरकार से नियमित वेतन नहीं बल्कि रिटेनर यानी कि पारिश्रमिक या फीस मिलता है। जैसे वकील को दिया जाता है, लोग देते हैं फीस वगैरह, उसी तरीके से। और ये राष्ट्रपति तय करते हैं कि एजीआई को कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए। तो जो राष्ट्रपति तय करेंगे उतना पारिश्रमिक उनको मिलता है। अब एजीआई के कुछ विशेष अधिकार हैं, और ये जो स्पेशल राइट्स हैं इनके यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसीलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 88। 88 कहता है कि संसद के दोनों सदनों में इनको बोलने का अधिकार है एजीआई को। यानी ये जॉइंट सिटिंग में भी भाग ले सकते हैं, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, उसमें शामिल होकर के बोल सकते हैं। संसदीय समिति जिसमें इनका नाम लिखा जाए, उसमें भी ये भाग ले सकते हैं। लेकिन मुख्य चीज़ क्या है कि ये वोटिंग का अधिकार नहीं रख सकते, यानी कि संसदीय समिति में या संयुक्त बैठक में या संसद के दोनों सदनों की किसी भी बैठक में ये भाग तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें वोटिंग करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार इनके पास नहीं है। आप देखिएगा, इसके अलावा यहाँ पर विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के चौथे खंड के अनुसार इनको मिला है। संसद के सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के समान सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां इनको प्राप्त होती हैं। तो चाहे कोई विशेष अधिकार हो या कानूनी शक्तियां, उन्मुक्तियां, ये सब इनको किसके समान मिलता है? एक सांसद के समान मिलता है। जो भी एमपी को जितना, चूंकि ये जाके उसमें बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, इसीलिए लगभग उसके जैसे सभी विशेषाधिकार इनको दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 88 कहता है दोस्तों कि ये संसद के दोनों सदनों में जाकर के बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन बस मतदान नहीं कर सकते। न्यायिक शक्ति में देखिएगा, आर्टिकल 139 का पहला खंड क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के लंबित समान मामलों को अन्य न्यायालयों से वापस सुप्रीम कोर्ट में लाने का आवेदन ये दे सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट से लंबित अगर कोई मामला किसी दूसरे कोर्ट में अटका हुआ है, तो ये एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि देखिए भाई, आपके यहाँ ये मामला फंसा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर किया जाए। ठीक है, तो ये लिखित मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, इनके पास इसका राइट है, और ये आर्टिकल 139 के पहले खंड के अनुसार मिला है। इसके अलावा कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग है यहाँ पर, अवमानना कार्यवाही। देखिएगा, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के धारा 15, इसके तहत किसी निजी नागरिक के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एजीआई या फिर सॉलिसिटर जनरल की सहमति अनिवार्य है। यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, यानी कोर्ट की कार्यवाही को कोई नहीं मानता है या उसमें बाधा डालता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट की कार्यवाही को नहीं मानना, नकार देना। तो ऐसे में कोई निजी व्यक्ति अगर चाहे कि दूसरे व्यक्ति के खिलाफ हम अ, समझिए कि किसी निजी नागरिक के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करना चाहे, तो उसके लिए एजीआई या फिर सॉलिसिटर जनरल की सहमति अनिवार्य होगी, ताकि पहले ये लोग ये क्लियर कर सकें कि ये भाई कोई निजी ऐसा मामला नहीं है, जानबूझ के दुश्मनी नहीं निकाला जा रहा है। इसमें एक अपवाद है, अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि यदि न्यायालय स्वतः संज्ञान ले ले, तो एजीआई की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मान लो कोर्ट को खुद ये लग जाए कि नहीं, इस मामले को हमें सुनवाई करना चाहिए, तो फिर एजीआई की सहमति की आवश्यकता नहीं है। वो खुद कहेगा कि हम स्वतः संज्ञान लेते हैं और हम खुद से ही इसकी सुनवाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना है
कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के धारा 15 के तहत किसी निजी नागरिक के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही यदि शुरू करना है तो एजीआई या सॉलिसिटर जनरल की सहमति आवश्यक है नागरिक के लिए। लेकिन अगर कोर्ट खुद से हस्तक्षेप करे तो उसके लिए कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है। तो इस स्लाइड में हमने सबसे पहले देखा आर्टिकल 88, जिसके अनुसार संसद के दोनों सदनों में बोलने बैठने का अधिकार है एजीआई के पास, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते। अनुच्छेद 105 का चौथा खंड, जिसके अनुसार इनके जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं इनको एजीआई को, वो एक सांसद के समान है। और 139 का पहला खंड, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को ये चाहें तो अन्य न्यायालयों से वापस सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अवमानना कार्यवाही आपने देख लिया, इसमें 129 अपवाद है, यानी कोर्ट अगर खुद से संज्ञान ले तो उसमें एजीआई की सहमति नहीं चाहिए। अब देखिए एजीआई पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इन पर। सबसे पहले तो वो दीवानी मामले में भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, यानी कि चूंकि वो भारत सरकार का ही मान लो अधिकारी है तो भारत सरकार के खिलाफ कोई कैसे काम कर सकता है। तो भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता दीवानी मामले में। अब वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त यानी एक्यूज्ड का बचाव भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो राष्ट्रपति के अंदर काम करते हैं और उनको भारत सरकार का सरकारी वकील माना जाता है, कानूनी सलाह के लिए रखा गया है। तो किसी आपराधिक मामले में अगर कोई एक्यूज्ड है पर्सन तो उसके बचाव के लिए ये समझिए तो वकालत नहीं कर सकते हैं, यानी केस नहीं लड़ सकते हैं। इनका काम है सरकारी वकील के तौर पर भारत सरकार के लिए केस लड़ना, ना कि किसी एक्यूज्ड के लिए। तो किसी एक्यूज्ड के लिए ये नहीं लड़ सकते हैं केस। इनको केस अगर लड़ना है किसी एक्यूज्ड का तो राष्ट्रपति से इनको पहले परमिशन लेनी होगी। तीसरा कह रहा है कि भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी या फिर निगम में डायरेक्टर का पद ये स्वीकार नहीं कर सकते। किसी कंपनी या किसी निगम में डायरेक्टर का पोस्ट ये नहीं ले सकते हैं जब तक कि भारत सरकार का अनुमति नहीं हो। फिर यहाँ पर अगला कह रहा है कि सरकार के मंत्रालयों या विभागों को ये सीधे तौर पर सलाह नहीं दे सकते हैं, केवल कानूनी या फिर न्याय मंत्रालय के प्रस्ताव पर ही ये अपना सलाह दे सकते हैं। यानी कानून से संबंधित अगर कोई प्रस्ताव हो उस पर ये सलाह दे सकते हैं, डायरेक्टली किसी भी विभाग को ये या मंत्रालय को सीधे सलाह नहीं देंगे। किसी भी न्यायालय में वाद का संक्षिप्त विवरण यानी ब्रीफ ये नहीं कर सकते, जैसे विश्वविद्यालय, स्कूल, लोक सेवा आयोग इत्यादि के खिलाफ। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे आरटीआई एग्जेम्पशन। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार एजीआई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, यानी ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए आरटीआई एक्ट की धारा 2H के अंतर्गत ये नहीं आते। आपको पता होगा आरटीआई उन्हीं पर लगाया जाता है या उन्हीं पर आरटीआई के थ्रू उन्हीं से हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो एक पब्लिक अथॉरिटी हो, यानी कि सार्वजनिक प्राधिकरण हो। लाभ का पद भी ये धारण नहीं कर सकते हैं, वह यह पद धारण नहीं करता। वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है क्योंकि वह पूर्णकालिक एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसीलिए निजी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं लेकिन कोई और लाभ का पद ये नहीं ले सकते। अगला, अब इसके बाद आपको राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल एजी के बारे में पढ़ना है। और आर्टिकल 165 के तहत राज्य में एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे 76 के पहले खंड के अनुसार आपने देखा कि एजीआई की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, वैसे ही राज्य का महाधिवक्ता यानी राज्य सरकार को सलाह देने के लिए सर्वोच्च कानूनी अधिकारी आप कह सकते हैं, राज्य के महाधिवक्ता हुए एडवोकेट जनरल। और ये आर्टिकल 165 के तहत इनका नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। जैसे वहां राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं वैसे यहाँ राज्यपाल। योग्यता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होनी चाहिए वही योग्यता चाहिए राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए। और कार्य क्या होनी चाहिए आप देखिएगा,
कार्य क्या करते हैं? अनुच्छेद 165 के दूसरे खंड के अनुसार राज्य सरकार को विधि संबंधी यानी कानून से संबंधित सलाह देते हैं और राज्य का ये पहले विधि सलाहकार माने जाते हैं। जैसे वो केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि के अधिकारी हैं, वैसे ही ये राज्य सरकार के प्रथम या फिर सर्वोच्च विधिक सलाहकार या अधिकारी माने जाते हैं। कार्यकाल, जैसे वहाँ कार्यकाल था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। 165 का तीसरा है। अब विशेषता देखिए दोनों में कुछ क्या विशेषता है। यहाँ पर एजीआई महान्यायवादी और यहाँ एजी यानी महाधिवक्ता हैं। पहले सरकार देखिए किस सरकार के अंडर काम करते हैं। एजीआई केंद्र सरकार के अंडर और राज्य सरकार के अंडर एजी काम करते हैं। अनुच्छेद कौन सा रिलेटेड है? यहाँ 76 में इनकी परिभाषा दी गई है। एजीआई के बारे में बताया गया है। इधर 165 के अंदर है ये। अच्छा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है एजीआई की और राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है महाधिवक्ता की। योग्यता क्या होनी चाहिए? एससी के समान जज बनने के, यानी एससी में जज बनने की जो योग्यता है सुप्रीम कोर्ट में, वही योग्यता महान्यायवादी बनने के लिए है। और यहाँ हाई कोर्ट में जज बनने के लिए जो योग्यता है, वही योग्यता आपको महाधिवक्ता बनने के लिए है। विशेष अधिकार क्या है? महान्यायवादी संसद में अनुच्छेद 88 के आधार पर भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बस वोटिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही विधानमंडल में महाधिवक्ता भी अनुच्छेद 177 के तहत जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। ये दोनों में एक तुलनात्मक अंतर कह सकते हैं या तुलना कह सकते हैं। याद रखना है 76 और 89 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 165। यहाँ पर 76 क्या है? केंद्र सरकार, और 165 क्या है? यानी केंद्र सरकार के अंडर महान्यायवादी का काम है। 76 में महान्यायवादी के बारे में है और 165 में है किसके बारे में? महाधिवक्ता के बारे में। इसके बाद है दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको आप सीएजी बोलते हैं। अनुच्छेद 148 में इनके बारे में लिखा गया है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट पद एक। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद की, तो देखिएगा कैग के लिए सबसे पहला अनुच्छेद है 148 और 148 के पहले खंड के अनुसार कहा गया है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। तो कैग में आप देख रहे हैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति खुद अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा इनकी नियुक्ति करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अधिकारी हुए। भारत के शपथ ग्रहण के बारे में देखिएगा तो तीसरी अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल में जो प्रारूप है उसके तहत राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेता है और उसमें ये शपथ लेते हैं कि ये भारत की संप्रभुता, अखंडता और बिना भय पक्षपात के कर्तव्य के अपने पालन को करेंगे, यानी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और भारत की संप्रभुता, अखंडता ये सब बनाए रखेंगे। देखिए कुछ चीजें याद रखिए, जैसे छठी अनुसूची जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को उसी रूप में रखा जाएगा जैसा कैग राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित करता है, यानी इनके खातों का प्रारूप कैसा होना चाहिए वो सब कैग के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा ट्रिक बनाया गया है, आप देखिएगा। कैग कैग का मतलब कि कैग क्या काम करते हैं। सबसे पहले चेक से यानी ये जांचते हैं, चेक करते हैं। सी से चेक हुआ। फिर ए है तो ए का मतलब ऑल यानी सभी प्रकार के, और फिर जी का मतलब गवर्नमेंट अकाउंट्स यानी जितने भी प्रकार के सरकारी खाते हैं सबकी जांच करते हैं कैग। ये खुद नहीं करते लेकिन आपके अपने जो अधिकारी होते हैं अधीनस्थ उनके द्वारा करवाते हैं। और कैग लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी की आंख और कान भी इनको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इनके कार्यकाल, पद मुक्ति और स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्यकाल देखिएगा तो कैग का कार्यकाल मैक्सिमम 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, दोनों में जो भी पहले हो जाए। यदि 6 वर्ष पहले 6 वर्ष इनका हो जाए तो इनको हटाया जा सकता है, या 65 वर्ष की आयु पहले पूरा हो जाए। यानी कि मान लो 60 वर्ष के उम्र में कोई व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर
उनको नियुक्त किया गया 60 वर्ष की आयु में और मान लो वर्ष 2000 में उनको नियुक्त किया गया, तो कायदे से अब 6 वर्ष बाद यानी कि 2006 में उनको पद से हटना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि 2005 में ही क्या होगा कि वो 65 वर्ष की आयु को पूरी कर लेंगे। तो आपको बोला गया था कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष दोनों में से जो पहले पूरा हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो रही है, इसीलिए 2006 का वेट नहीं होगा। इनको 2005 में ही अपने पद का त्याग करना होगा, यानी कि इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। पद का त्याग नहीं, इनका कार्यकाल 2005 में ही खत्म माना जाएगा। तो 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए या फिर 6 वर्ष, अगर 65 वर्ष की आयु पहले नहीं पूरी हो रही है तो ये 6 वर्ष तक अपना काम करते रहेंगे। और ये आर्टिकल 148 के तहत ही है, तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष है या फिर मैक्सिमम ये 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट एक और जोड़ा गया है कि पुनर्नियुक्ति नहीं होती इस पद पर। जैसे आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति कितना भी बार चुनाव लड़ सकता है और चाहे तो वो कितना भी बार राष्ट्रपति पद पर बन सकता है, यानी चुनाव जीत करके। लेकिन कैग जो होते हैं यानी सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इस पद को छोड़ने के बाद भारत या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी और पद का पात्र नहीं होता है। 148 का चौथा खंड कहता है कि कैग से रिटायर होने के बाद या फिर उसको छोड़ने के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं ये प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट 2 में वेतन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन और भत्ता इनको मिलता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर। पॉइंट 3 है व्यय, कैग के कार्यालय से प्रशासनिक जो व्यय होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी भारत की संचित निधि से उसको दिया जाता है उस पैसे को जो कैग के कार्यालय चलाने के लिए आवश्यक है। इनका रिमूवल कैसे हो सकता है, निष्कासन कैसे होता है या पद मुक्ति? एक तो कार्यकाल जब खत्म हो जाए तो अपने आप पद मुक्त माने जाते हैं। दूसरा देखिए, केवल उसी रीति और आधारों पर इनको हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है कैग को हटाने के लिए। ग्राउंड्स क्या होना चाहिए? साबित होना चाहिए कदाचार का मामला इन पर या फिर अक्षमता यानी इनकैपेसिटी, ये खुद कह दें कि मैं सक्षम नहीं हूँ काम करने में। तो प्रक्रिया क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा, उसके बाद राष्ट्रपति हटा सकते हैं मंत्रिमंडल के सलाह पर। तो ध्यान रखना है, कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा, पुनर्नियुक्ति नहीं होती, वेतन एससी के जो न्यायाधीश होते हैं उसके बराबर मिलता है और इनके कार्यालय का जो व्यय होता है, खर्च होता है वो भारत की संचित निधि से होता है। और इनका रिमूवल कैसे हो सकता है? उसी माध्यम से जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कदाचार साबित होना चाहिए या फिर अक्षमता प्रूफ होनी चाहिए। प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इसको पारित करके और राष्ट्रपति के यहाँ भेजा जाए मंत्रिमंडल के माध्यम से, फिर राष्ट्रपति उस पर विचार करके और फाइनली हटा सकते हैं। देखिए, इनका एक महत्वपूर्ण काम है, वो है अनुच्छेद 149 के अनुसार लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग करना। देखिए, आर्टिकल 149 कहता है कि संसद ने कैग का जो अधिनियम बनाया है 1971, जिसमें इनकी कर्तव्य शक्तियां और सेवा की शर्तें लिखी गई हैं, 1976 में उसमें संशोधन किया गया और अकाउंट्स को ऑडिट से अलग कर दिया गया। अब देखिए कैग क्या-क्या काम कर सकते हैं ये समझिए। सबसे पहले संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड जो फंड होता है, चाहे केंद्र में हो या फिर राज्य में हो या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में हो, उनकी ऑडिट करते हैं ये। आकस्मिक निधि, अगर कोई कंटीजेंसी फंड होता है सार्वजनिक खाते में, चाहे वह केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार को, तो उसका भी ऑडिट करते हैं। सभी सरकारी विभाग, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके व्यापार, विनिर्माण, लाभ हानि के खाते और बैलेंस शीट को ये जांच करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं कि सही जगह पर पैसा खर्च हुआ कि नहीं। सरकारी जो कंपनियां होती हैं और केंद्र और राज्य के राजस्व को पूर्ण रूप से वित्त पोषित सभी निकाय जो होते हैं, जहां से केंद्र और राज्य को क्या पैसा जहां पर जाता है, यानी केंद्र या राज्य के पैसे से जो भी कंपनियां या निकाय चलता है, सभी के खाते की जांच ये ऑडिट के माध्यम से करते हैं। अन्य स्थानीय निकाय जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर किसी और भी स्थानीय निकाय की ये जांच कर सकते हैं। आर्टिकल 279 क्या कहता है ये ध्यान दीजिएगा। इसमें ये कहा गया है, शुद्ध आय की गणना
कैग के द्वारा सुनिश्चित और प्रमाणित की जाती है। शुद्ध आय की जो गणना होती है, यानी नेट जो प्रोसीड्स होता है या नेट इनकम जो होता है, उसकी गणना इनके द्वारा आखिरी में किया जाता है कि सभी चीज़ें सही है कि नहीं, और एक प्रमाण पत्र फाइनल किया जाता है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ है रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना, यानी कि कैग जो होता है वो किसको रिपोर्ट करता है, ये मैंने सेट में शायद क्वेश्चन देखा था। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 150 में क्या दिया गया है, मैं आपको बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है कि किसको रिपोर्ट ये सौंपते हैं, इससे रिलेटेड मैंने किसी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखा था, ये पहले कई बार पूछा भी गया है। आर्टिकल 150 इसके अनुसार ये एक सलाहकारी कार्य है। देखिएगा, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप यानी जो फॉर्मेट होता है वो सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। लेखाओं का मतलब उनका ऑडिट किस फॉर्मेट में किया जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो ये फॉर्मेट राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है सीएजी की सलाह पर। ध्यान रखना है यहाँ पर, ये आर्टिकल 150 कहता है कि संघ और राज्यों के जो लेखा होंगे, यानी कि जो फॉर्मेट होगा लेखाओं का, ऑडिट का जो फॉर्मेट होगा, वो कैग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। अनुच्छेद 151 में रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की बात की गई है। तो कैग देखिए दो तरह से रिपोर्ट सौंप सकते हैं, एक तो केंद्र की रिपोर्ट और एक राज्य की रिपोर्ट। केंद्र की जो रिपोर्ट होती है वो 151 के पहले खंड के अनुसार ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उसको पार्लियामेंट में रखते हैं। वैसे ही राज्य की रिपोर्ट ये 151 के दूसरे खंड के अनुसार राज्यपाल को देते हैं। राज्य की रिपोर्ट होगा तो राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल उसको विधानमंडल में, यानी कि राज्य के जो विधानमंडल होगा वहां वो रखवाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के रिपोर्ट, यानी केंद्र सरकार की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को ये सौंपते हैं, राज्य सरकार की रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपते हैं। फिर उनका काम है कि वो आगे संसद में और विधानमंडल में प्रस्तुत करवाएं। सीएजी की 3 वार्षिक रिपोर्टें होती हैं। एक तो विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। तो यहाँ पर 3 तरह के रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स की जांच संसद की लोक लेखा समिति पैक करती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, लेखा परीक्षण के आखिर व्यापक उद्देश्य क्या हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला तो है वित्तीय लेखा परीक्षण, यानी ये अनिवार्य होता है बिल्कुल। वित्तीय लेखा परीक्षण, क्या वित्तीय विवरण ठीक से तैयार किए गए हैं, क्या प्रकटीकरण पर्याप्त है, यानी कि वित्तीय विवरण का मतलब क्या लेन देन हुआ, क्या ये सब सही सही है लिखा हुआ, जैसे कैश बुक वगैरह होता है, क्या वो सही लिखा गया है, कितना पैसा दिया गया किसी डिपार्टमेंट को, उसने उसके एवज में कितना खर्च किया, कितना उसके पास बचा, और जो खर्च किया क्या वो सही जगह पर खर्च किया, ये सब जांच इसमें होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर वित्तीय विवरण ठीक से तैयार है कि नहीं, इसकी जांच होती है। फिर अनुपालन लेखा परीक्षक, यानी क्या संविधान के प्रावधानों, कानूनों और नियमों का अनुपालन किया गया है सरकारी राशि को खर्च करते समय, यानी कि क्या खर्च जो किया गया वो सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत हुआ है या अपने मन से खर्च कर दिया गया। और निष्पादन और लेखा परीक्षा, यानी कि ये इसके विवेक पर निर्भर करता है के क्या कार्यक्रम या संगठन कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित हो रहा है, क्या वांछित परिणाम मिले, यानी जिस कार्य के लिए राशि खर्च की जा रही है क्या उसका रिजल्ट मिला, उस कार्य को प्राप्त किया गया कि नहीं। जैसे मान लो नल जल बनाने के लिए राशि खर्च की जानी है, नल जल योजना के लिए, या कोई भी सरकारी योजना हो, तो क्या वो योजना ग्राउंड पर सही से चल रहा है, या केवल उसके जगह पर राशि खर्च कर दिया गया है लेकिन ग्राउंड पर योजना का कोई पता नहीं है। तो ये भी जांच होता है कि उसका निष्पादन सही से हुआ कि नहीं, वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। कंप्लायंस देखा जाता है, यानी कि जो सरकारी नियम कानून है क्या उसके अनुसार पैसे की खर्च हुई कि नहीं, और अगर पैसे का खर्च हुआ है तो उसका जो लेखा जोखा है, यानी कि उसका जो लिखित आप समझिए कि बैलेंस शीट वगैरह या कैश बुक वगैरह वो सही से मेंटेन किया गया है या फिर नहीं। तो ये सब जांच किया जाता है इनके द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब क्या है कि रिपोर्ट इन न्यूज़ देखिएगा जो हाल फिलहाल के रिपोर्ट्स रहे होंगे। सबसे पहले इन्वायरमेंट से संबंधित तटीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी सीआरजेड रिपोर्ट, इसमें कैग ने पाया कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण कदम विफल है, यानी पैसा तो खर्च किया जा रहा है लेकिन जो संरक्षण का कदम उठाया गया है वो विफल हो रहा है, तो पैसा फालतू में इसका मतलब खर्च हो रहा है।
तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि ये तरह-तरह से जाँच कर सकते हैं, उसी का ये एक हिस्सा मान सकते हैं। ऐसे ही 1993 का एक योजना है जिसको एमपीएलएडी योजना कहा जाता है। आप देखिएगा कैग ने योजना के कार्यान्वयन में नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार को चिन्हित किया कि योजना के लिए जो भी नियम कानून बनाया गया था सरकार द्वारा उसका पालन नहीं हुआ। तो नियमों का उल्लंघन हो गया, भ्रष्टाचार का मतलब पैसे का इधर-उधर बँटवारा कर दिया गया लेकिन एक्चुअल में जिस काम के लिए खर्च करना था नहीं खर्च किया गया। जैसे पर्यावरण वाले में ही आपने देखा था यहाँ पर कि कैग ने क्या रिपोर्ट पाया कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण का संरक्षण करने में वो विफल हो रही है, लेकिन पैसा खर्च करते जा रही है। पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन काम भी नहीं हो रहा है। फिर आधार कार्ड वाला मामला बहुत इम्पोर्टेंट, सीएजी ने यूआईडीएआई के डेटा प्रबंधन में खामियां गिनाई। उसने कहा कि 10 वर्ष के बाद भी यानी जब आधार कार्ड को लाया गया था भारत में, उसके 10 वर्ष पूरे होने के बाद भी सही-सही डेटा मिलान नहीं हो पा रहा है। किसी का नाम गलत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का कुछ गलत है। यह देश के स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा पहली कार्य निष्पादन समीक्षा थी, ये ध्यान रखना है। राफेल जेट, देखिए रिडक्टिव प्राइसिंग की अवधारणा का उपयोग यहाँ पर किया गया था। रिडक्टिव प्राइसिंग क्या है? आप यहाँ समझिएगा दोस्तों। दस्तावेज से यानी रिडक्टिव प्राइसिंग जो दस्तावेज है इससे संवेदनशील व्यावसायिक सुरक्षा की यानी कि कीमतों के आंकड़ों की अस्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला टॉपिक इसमें भारत के महान्यायवादी की लिस्ट दी गई है। तो महान्यायवादी यानी एजीआई की बात हो रही है। आप देखिएगा एमसी सीतलवार, ये भारत के पहले एजीआई थे जो 1950 से 1963 तक रहे। इनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल किसी व्यक्ति के लिए रहा है एजीआई के तौर पर। इसके बाद सी के दफ्तरी, ये दूसरे एजीआई रहे 1963 टू 1968। तो यहाँ 5 साल का कार्यकाल है, यहाँ 13 साल का कार्यकाल है। इसके बाद नीरेन डे, इनका कार्यकाल दिया गया है 1968 से 77 और एसवी गुप्ते ये 77 से 79 तक रहे। महान्यायवादी वर्सेस सॉलिसिटर जनरल, ये आप देख सकते हैं एजीआई एक संवैधानिक पद है जो आर्टिकल 76 के अनुसार बनाया गया है। सॉलिसिटर जनरल एक वैधानिक यानी कि ये संवैधानिक नहीं वैधानिक पद है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह एजीआई के अधीन काम करते हैं और उसकी कानूनी सहायता करते हैं। और आखिरी स्लाइड में हम रिवीजन कर लेते हैं। एक बार आप देखिएगा यहाँ पर पोस्ट दिया गया है, यहाँ संबंधित अनुच्छेद नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र या इनकी पदमुक्ति कैसे होती है, योग्यता क्या है, मुख्य काम क्या है। एजीआई की बात कीजिएगा आर्टिकल 76 के अनुसार मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद को धारण करते हैं। योग्यता एससी के समान जज के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान योग्यता इनको होनी चाहिए इनकी। और केंद्र सरकार का ये सर्वोच्च विधि सलाहकार माने जाते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के आधार पर की जाती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं और हाई कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए तभी किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता चुना जा सकता है। राज्य के ये पहले विधि सलाहकार माने जाते हैं। अब कैग की बात करते हैं, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं 148 अनुच्छेद में इनके बारे में लिखा गया है। राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। एससी के जज की प्रक्रिया द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, यानी एससी के जज को जिस प्रक्रिया द्वारा संसद के माध्यम से हटाया जाता है उसके पद से, वैसे ही इनको भी इनके पद से हटाया जा सकता है। और यहाँ पर देखिएगा सरकारी खर्चे का ऑडिट करना इनका मुख्य काम होता है। वन लाइनर फोकस में एजीआई के पास सदन में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो सदन में जा सकते हैं 88 के आर्टिकल के ही अनुसार और सदन की किसी भी बैठक में वो हिस्सा ले सकते हैं। कैग का वेतन संचित निधि पर भारित है, 148 का छठा खंड ये कहता है। अब हम सीधे क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब पहले क्वेश्चन से पहला सवाल है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? देखिए भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि एजीआई, जिसको हम क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। लेकिन अगर यहाँ राज्य सरकार होता तो राज्य सरकार के केस में क्या आंसर होता? राज्य सरकार के केस में होता दोस्तों महाधिवक्ता।
महाधिवक्ता, जिसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो ये ध्यान रखना है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 165 के आधार पर होती है और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 76 के आधार पर होती है। दोनों ही आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आप देखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद 76 के दूसरे खंड के अनुसार भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है और अनुच्छेद 76 के पहले खंड के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और 76 के चौथे खंड के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद को धारण करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चलता है। ध्यान रखिए, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, एजी हो या एजीआई हो, दोनों केस में सेम है कार्यकाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत। लेकिन कैग के केस में नहीं है, यहाँ पर है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल आपके पास है, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कार्यकाल कितना होता है दोस्तों इनका? अभी मैंने बताया, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए, वो कार्यकाल होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए अलग है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए अलग है। भारत का महान्यायवादी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और ऐसे ही मंत्रिमंडल के लोगों को होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। सवाल मिलता जुलता है कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 76 के आधार पर। और योग्यता क्या होनी चाहिए? महान्यायवादी के लिए जो योग्यता होती है वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी योग्यता चाहिए वही योग्यता सेम यहाँ चाहिए। उसमें है कि भारत का नागरिक हो और 5 वर्ष का कम से कम जज का अनुभव या 10 वर्ष का लॉयर का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के आधार पर। अगला सवाल आपके पास है दोस्तों, यहाँ पर भारत में किसे भारत का सर्वप्रथम या फिर भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? विधि यानी कानून से जुड़ा हुआ अधिकारी वो माना जाता है महान्यायवादी को। महाधिवक्ता को राज्य का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल को, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? कई बार पूछा गया है, तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 से संबंधित हैं, ये ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता, मुख्य विधि का मतलब कानून या फिर कानूनी, और परामर्शदाता का मतलब सलाह देने वाला। तो कानूनी सलाह देने वाला भारत सरकार के लिए कौन है? ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनके सहायक के तौर पर काम करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, ये दिया भी गया है, भारत का मुख्य जो विधि परामर्शदाता होते हैं ये अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी होता है। 76 के तीसरे खंड के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? प्रधानमंत्री को सहायता देते हैं, भारत सरकार को, या लोकसभा को, या फिर राष्ट्रपति को? देखिए, अगर ऑप्शन में भारत सरकार नहीं होता तो राष्ट्रपति चुन लेते, लेकिन भारत सरकार है तो सीधे ये, जैसे राज्य सरकार के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं यानी कि महाधिवक्ता, वैसे ही अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होते हैं भारत सरकार के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर निश्चित तौर पर सही उत्तर है। आगे हम बढ़ जाते हैं और अगले सवाल पर यहाँ आइएगा। तो अगला सवाल यूपीपीसीएस का है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? ये है एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी दोस्तों। आर्टिकल 76 का तीसरा खंड आपको याद होना चाहिए। इसमें यह बोला गया है कि जो एजीआई हैं ये भारत के किसी भी कोने में कहीं का कोई भी न्यायालय हो उसमें जाकर सुनवाई कर सकते हैं, इसका अधिकार इनके पास होता है। अगला सवाल है आपके पास छत्तीसगढ़ पीसीएस से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? यानी भारत सरकार के सरकारी वकील कौन है? तो ये भारत के महान्यायवादी होते हैं।
जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। महान्यायाभिकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल जो होता है, ये भारत के महान्यायवादी को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए इनके सहायक अंग के रूप में काम करते हैं। अगला सवाल आपके पास है दोस्तों यूपी पीसीएस से ही। सवाल क्या था यहाँ पर देखिएगा, सवाल है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्ता रखता हो, यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सके। निश्चित तौर पर सही उत्तर है दोस्तों ये, यानी कि ये कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है कि महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ये आपके पास दूसरा कथन था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि महान्यायवादी को यदि हटाना है तो उसके लिए देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का पालन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एजीआई होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कार्यकाल, ये जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं अपने पद पर, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है कि उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ये कैग के लिए होता है, ठीक है, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए ये नियम है, न कि महान्यायवादी के लिए। तो दूसरा तो यहाँ पर गलत हो गया और इस हिसाब से आप देखिएगा तो ऑप्शन डी सही होगा। इनको हटाने, चूंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनको हटाने का अधिकार, चूंकि आप देख रहे हैं कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इनको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है और ये मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति जब भी चाहे संवैधानिक इच्छा के अनुसार हटा सकते हैं एजीआई को। ध्यान रखना है दोस्तों, एजीआई में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूं। इनकी योग्यता, नियुक्ति के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो जज के समान होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर योग्यता पूछा जाए तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए यानी कि एससी का जज बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वही योग्यता एजीआई बनने के लिए चाहिए, लेकिन हटाने में ऐसा नहीं है। हटाने में चला जाता है कैग के पास, ऐसा नियम कानून है कैग में। उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए जो नियम लागू होता है वही वहां लागू होगा। आपको मैं दिखा भी देता हूं, हमने जो नोट्स पढ़ा था देखिए सामने है। यहाँ पर हमने पढ़ा था आर्टिकल, यहाँ मैं थोड़ा इसको इधर करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इजीली देख पाएं और समझ पाएं। आप देखिए यहाँ पर क्या है, महान्यायवादी के बारे में पूछा जा रहा है तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पद की मुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। योग्यता में एससी के जज के समान योग्यता होनी चाहिए। और कैग में देखिएगा यहाँ पर आखिरी वाले में राष्ट्रपति द्वारा चयनित होते हैं, लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है वो एससी के जज के प्रक्रिया के समान है और संसद द्वारा इसकी अनुशंसा की जाती है, तब राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। तो ये बात है। यहाँ से आप देखेंगे तो ऑप्शन डी सही हो रहा है। देखिएगा अब अगला पॉइंट है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के पहले खंड के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। इस प्रकार पहला कथन सही है, लेकिन 76 के चौथे खंड के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा होगी तब तक पद धारण करता है। राष्ट्रपति को उसे पद से हटाने का अधिकार है। इस प्रकार कथन 2 जो है वो गलत है। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 12 है। इसमें क्या पूछा गया है, एमपीपीसीएस 2024 का सवाल है दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने योग्य हो, या कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या उच्चतम न्यायालय का नियुक्त होने योग्य हो, या कम से कम 7 वर्षों तक। तो ये सब कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ा था आर्टिकल 76 में साफ लिखा है और मैंने बताया भी कि एजीआई के बारे में केवल
आपसे योग्यता पूछी जाए तब हाई कोर्ट के बीच में लाइए। योग्यता में अगर आपसे पूछा जाता है एलिजिबिलिटी क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी योग्यता चाहिए, वही योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। सीधे तौर पर याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हटाने की प्रक्रिया में कैग वाला है कि कैग को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के समान है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाना है आपके द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये मंत्रिपरिषद के लिए होता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। उसको हटाने के लिए संसद में महाभियोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो आर्टिकल 76 के तहत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति जब चाहें उनको संवैधानिक इच्छा के तहत हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद उसमें अनुशंसा ज़रूर कर सकती है अगर चाहे तो, लेकिन संसद के महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया नहीं है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन ए को हम यहाँ पर सही मानेंगे। आप देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावे आप देखिएगा दोस्तों, भारत में महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जाकर के भाग ले सकता है, बोल सकता है। यहाँ तक कि संसद की किसी समिति में यदि उसका नाम लिखा जाए, उसको एक सदस्य बनाया जाए, तो वो यहाँ भी जाकर के समिति में भी बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वो मत नहीं देता है। ये आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 88 ऐसा कहता है कि वो संसद के सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है महान्यायवादी, लेकिन मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, 76 का चौथा। इसलिए राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने का अधिकार है। पहला और दूसरा सही है कथन, जबकि तीसरा और चौथा यहाँ पर गलत है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह हो, यानी एलिजिबल हो। बिल्कुल सही है। और महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। बिल्कुल नहीं। महान्यायवादी को कितना पारिश्रमिक मिलना है, ये भारत के राष्ट्रपति तय करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद को धारण करते हैं, और राष्ट्रपति जो तय करते हैं इनका पारिश्रमिक, वही पारिश्रमिक इनको मिलता है, यानी वेतन के रूप में जो भी राशि मिलती है वो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, न कि संसद द्वारा। तो दूसरा गलत है यहाँ पर। ऑप्शन ए सही होगा, केवल पहला यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा दोस्तों, भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के पहले खंड के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित, यानी एलिजिबल, योग्य, ठीक है, अर्हित का मतलब योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76 के चौथे खंड के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा होगी तब तक अपने पद पर महान्यायवादी बने रहेंगे, और ऐसा पारिश्रमिक इनको मिलेगा जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित होगा, यानी राष्ट्रपति जो निर्धारित करेंगे वही इनको पारिश्रमिक के रूप में मिलेगा। अगला सवाल भी लेटेस्ट ही है, यूपी एआरओ का पेपर है, 25 में ही पेपर हुआ था। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में विचार करना है, वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 76 कहता है कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये उनका कार्यकाल होता है, और वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। देखिए, संसद में भाग जरूर ले सकते हैं, लेकिन संसद के सदस्य के पास तो वोटिंग का भी अधिकार रहता है, इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, इसीलिए दोनों को गलत मानेंगे हम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। गलत मानने का मतलब क्या है यहाँ पर? अच्छा, दोनों गलत हो रहा है तो ऑप्शन बी फिर चुनना होगा ना। दोनों गलत हो गया तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देखिएगा दोस्तों,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 का दूसरा, इसके अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के द्वारा न केवल नियुक्त किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसी तरह आप देखिएगा, इस प्रकार तो पहला कथन गलत हो गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बैठने तथा संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, लिखा गया हो, उसमें भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, किंतु वह मत देने का अधिकार नहीं रखता है। ठीक है। 105 के चौथे खंड के अनुसार जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी समिति में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों संबंधी उपबंध समान रूप से लागू होंगे। इसीलिए कथन 2 भी यहाँ पर असत्य है। दोस्तों, अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आपके पास कि भारत का महान्यायवादी यानी कि एजीआई और भारत का सॉलिसिटर जनरल जो एजीआई की हेल्प के लिए होते हैं, भारत के एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल 88 याद हो, आर्टिकल 88 क्या कहता है? इसके अनुसार केवल एजीआई ही एलिजिबल होते हैं, यानी कि भारत के महान्यायवादी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो संसद के किसी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। इवन संयुक्त सदन हो तो भी वो उसमें भाग ले सकते हैं। बस उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, उसमें वोटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बैठक में बोल भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। तो यहाँ पर केवल चूंकि ये महान्यायवादी को अधिकार है, सॉलिसिटर जनरल को नहीं, इसीलिए पहला को हम गलत मानेंगे। दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया इस्तीफा दे देती है। यानी कि जिस सरकार के द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है, उस सरकार के भंग होते ही महान्यायवादी भी अपना रेजिग्नेशन दे देता है। अब देखिए दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये डे टू डे या फिर आप ऐसे देखिएगा आम भाषा में ये सही है। जब भी किसी सरकार का लोकसभा भंग हो या फिर सरकार ही पूरी तरीके से उसका समय समाप्त हो जाए, कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो जब सरकार का कार्यकाल समाप्त होता है या इस्तीफा देती है सरकार, तो उसके द्वारा चुना हुआ महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देता है। क्योंकि उसी सरकार की सलाह पर, उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई रहती है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, यदि आपने आर्टिकल 76 पढ़ा हो, तो आर्टिकल 76 में बोला गया है कि जो एजीआई हैं, इनका कार्यकाल क्या होगा, ये कब तक काम करेंगे? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा होगी, तब तक ये अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक है? या फिर कार्यरत रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि संविधान में ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि जब सरकार भंग होगी तब महान्यायवादी भी त्यागपत्र अपना दे देंगे। हालांकि ये आप देखिएगा कि ऐसा देखा गया है कि जब भी सरकार अपना इस्तीफा सौंपती है या फिर भंग होता है मंत्रिपरिषद, तो महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देते हैं। तो ये आम भाषा में तो सही है, लेकिन संवैधानिक रूप से चूंकि संविधान में ऐसा कोई नहीं लिखित प्रमाण है, किसी भी अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं है, तो हम ऑप्शन डी को यानी इसको भी गलत ही मान के चल रहे हैं। आप देखिएगा, यूपीएससी प्री का ही सवाल है। यहाँ पर क्या बोला गया था, एक बार मैं एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा दोस्तों, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को संसद में बैठने तथा बोलने का अधिकार है, किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए पहला कथन गलत है। अनुच्छेद 76 के अनुसार आप देखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। हालांकि
परंपरा के अनुसार आप देखिएगा सामान्यतः सरकार यानी जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तो महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि वह उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त होता है। लेकिन संविधान में इसका उल्लेख कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है लिखकर। अगला सवाल आप देखिए 2025 का है, तो संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है? अभी आपने देखा महान्यायवादी को आर्टिकल 76 बोल रहा हूँ, आर्टिकल 88 के तहत इनको संसद के दोनों सदनों में बैठने का अनुमति है और ये जाकर के अपना राय सलाह भी दे सकते हैं, बस मत नहीं दे सकते हैं। आप देखिएगा आर्टिकल 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक या फिर समितियों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इसीलिए संसद में अपनी राय देने के लिए महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में 151 के एक अनुच्छेद में प्रावधान है कि उनकी संघ के लेखाओं की ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और फिर संसद के समक्ष रखी जाती है। वो खुद संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते। अगला सवाल उससे मिलता-जुलता ही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के महान्यायवादी के बारे में एक कथन है, पहला लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अभी आपने दोस्तों देखा कि आर्टिकल जो 88 है अनुच्छेद, उसके तहत संसद के किसी भी सदन में ये भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? केवल वोट नहीं कर सकते, वोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग ले सकते हैं, लोकसभा भी चूँकि एक सदन ही है संसद का, लोकसभा में समिति का सदस्य हो सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर पाएँगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, लेकिन चौथा गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। देखिएगा यहाँ संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन में या सदन की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले और उसकी कार्यवाहियों में जाकर के भाग ले, किंतु अनुच्छेद के आधार पर यानी अनुच्छेद 88 के अनुसार वह यानी कि एजीआई मत देने के हकदार नहीं होंगे। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा सही कथन था, जबकि चौथा क्या था? गलत था। अगला सवाल तो उसी का मिलता-जुलता है। आप देखिएगा संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार किसके पास है? महान्यायवादी के पास है। अगला सवाल भी वैसा ही है। आप देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संबोधित करना यानी उसमें बोलने का अधिकार है, ये महान्यायवादी को अधिकार है। अगला सवाल आप देखिए पार्लियामेंट से ही संबंधित है। सवाल वही है, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी संसद की बैठक में कौन भाग ले सकता है? अब इसमें से सभी के सभी आप देख रहे हैं सरकारी अधिकारी या फिर सरकारी कर्मचारी जो आप कह लो, एक बड़े पद पर बनने वाले, लेकिन इनमें से केवल और केवल महान्यायवादी को यानी कि अटॉर्नी जनरल को संसद में बैठने और भाग लेने का अधिकार है। अगला सवाल आपके पास है यूपी-पीसीएस से, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने और किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वो हो गए आपके भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि ऑप्शन डी। तो देखिए दोस्तों, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब सबकी लिंक आपको टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। यहाँ पूछा गया है कि भारत का महान्यायवादी इसके बारे में कौन-सा कथन सही है? 71वीं बीपीएससी प्री का सवाल है, 2025 में पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु वो अर्ह नहीं है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त सुनवाई हेतु इनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के बारे में इनको अधिकार प्राप्त है कि ये अपने कर्तव्यों के पालन में, खासकर आर्टिकल 76 की तीसरे खंड की आप बात करेंगे, तो इसके अनुसार किसी भी भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में भारत के महान्यायवादी जाकर के सुनवाई कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर नहीं लिख दिया गया है, इसीलिए ये गलत कथन हो गया। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देते हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति को और भारत सरकार को महान्यायवादी का सबसे पहला कर्तव्य और कार्य यही है कि वो राष्ट्रपति को और भारत सरकार को कानूनी सलाह दे, यानी कि विधिक मामलों पर परामर्श दे। तो दूसरा यहाँ पर निश्चित तौर पर सही है। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, गलत है, क्योंकि आर्टिकल 88 क्या कहता है कि वह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है और वहाँ पर बोल भी सकता है, बस वोटिंग नहीं कर सकता। और सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, ये गलत है, पूर्णकालिक सलाहकार नहीं है, क्योंकि सरकार बदलने पर ये भी बदल जाते हैं, सरकारी सेवक इनको नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि जो एजीआई हैं, वो देश के सर्वोच्च विधि यानी कानून के अधिकारी हैं और भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार भी हैं। आर्टिकल 76 के तीसरे खंड के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में या फिर सदनों की संयुक्त बैठक में और सदन संसद की किसी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में नामित किया गया हो, उनमें बोलें, उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लें, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार उनके पास नहीं होगा। महान्यायवादी पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं माना जाता, वह अनुमति के अधीन निजी रूप से अधिवक्ता वृत्ति भी कर सकता है, यानी बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिए वो निजी यानी कि किसी का प्राइवेट केस लेकर के नहीं लड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत सरकार का कौन-सा अधिकारी सदस्य नहीं होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? अटॉर्नी जनरल आपने अभी देखा, ये कई बार हमने पढ़ लिया। यहाँ कह रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है, चूँकि विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति भी आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं पदेन, इसीलिए यह भी बैठक में भाग लेते हैं। तो उत्तर यह भी हो सकता है, हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय है, तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है, इस दौरान वह संसद सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बातों को रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वहां उत्तर महान्यायवादी होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी केवल और केवल राज्यसभा में होती है, ये आपने पढ़ा होगा। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो कोई अधिकारी नहीं होते हैं, जबकि महान्यायवादी एक अधिकारी के रूप में माने जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख है और राज्यसभा के पदेन सभापति है। इसीलिए बीपीएससी ने यहाँ पर ऑप्शन बी यानी अटॉर्नी जनरल को सही उत्तर माना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है? तो यहाँ भी महान्यायवादी सही आंसर होगा। दोनों सदनों की बात की जा रही है। इस फिर से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? अब देखिए, किसी एक सदन की बात करें तो उपराष्ट्रपति भी सही हो जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ये भी राज्यसभा में भाग तो ले ही सकते हैं। और बात करें हम महान्यायवादी की, तो ये तो दोनों ही सदनों में भाग ले सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए और सी दोनों यहाँ सही दिया गया है। अगला सवाल है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार या फिर प्रशासनिक अधिकारी। तो ये कानूनी सलाहकार होते हैं, एजीआई के ये सलाहकार के रूप में काम करते हैं, यानी कि महान्यायवादी के साथ ये काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी नियुक्त होते हैं, जिनमें सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्वों और निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। अगला सवाल है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, अभी आपने देखा कि यह एक न्यायिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार हैं ये। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर दोस्तों भारत सरकार को कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को अगर परामर्श देने की हम बात करें
तो यहाँ पर एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार की यही बात की जाए, तो राज्य सरकार में यहाँ पर एजी आते हैं एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। और जैसे एजीआई के बारे में आर्टिकल 76 में लिखा है, आपको मैंने बताया ही, वैसे ही महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल 165 में है चर्चा। तो एडवोकेट जनरल इंग्लिश भी याद रखना है आपको। देख रहे हैं ऑप्शन में 2001 में ही सवाल पूछा गया, उस समय भी महाधिवक्ता ना लिख के एडवोकेट जनरल लिखा गया है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। ऐसा आर्टिकल 165 के दूसरे खंड में बोला गया है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है, और ये आर्टिकल 165 के पहले खंड में है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तीसरा, यानी कि अनुच्छेद 165 का तीसरा, और वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अब इसको यदि आप रिलेट करेंगे दोस्तों महान्यायवादी से यानी एजी में, तो लगभग एजी और एजीआई में ऐसे ही, जैसे यहाँ पर आर्टिकल आप देखिएगा तो 76 है, यहाँ पर 76 का पहला और यहाँ 165 का पहला, दोनों में ही इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, नियुक्ति और योग्यता की बात है कि नियुक्ति कौन करेगा, क्या योग्यता चाहिए, इसके बारे में लिखा गया है। अच्छा, अब 76 का दूसरा इधर और इधर आप 165 का दूसरा, इन दोनों में क्या लिखा गया है? दूसरे वाले में ये लिखा गया है कि इनका कर्तव्य क्या होगा। कर्तव्य जैसे आपने अभी पढ़ा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ कर्तव्य, कार्य, दायित्व, ये सब कि राज्य को या फिर भारत सरकार को कानूनी सलाह देना। अब 76 का तीसरा में थोड़ा-सा बदलाव है, क्योंकि 76 के तीसरे में एजी को ये पावर दिया गया है कि वो देश के किसी भी कोर्ट में जा कर के और वहाँ पर सुनवाई कर सकते हैं। जबकि इधर 76 का आप तीसरा लो और उधर ले लो 160 सॉरी 4th, 76 का चौथा होना चाहिए था। यहाँ पर अनुच्छेद 76 का चौथा खंड और उधर आ गया 165 का तीसरा खंड। इन दोनों में क्या दिया गया है? इन दोनों में ही है दोस्तों दोस्तों कि ये कब तक काम करेंगे। इधर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं एजी, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी कि इसमें कार्यकाल की बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? महान्यायवादी। अगला सवाल 31 नंबर, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में कौन सलाह देता है? महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। ऊपर वाले में महान्यायवादी लगा दिया, क्या मैंने गलत हो गया, महाधिवक्ता होगा। राज्य सरकार होगा तो महाधिवक्ता, और महान्यायवादी कब होगा? जब केंद्र सरकार होगा, यानी कि भारत सरकार या फिर राष्ट्रपति आ जाएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 एमपीपीसीएस 2024 का सवाल है। दो कथन है, इनमें सही बताना है। पहला, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। सही है, महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत नहीं, यह महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, राज्यपाल। और यह आर्टिकल 165 का तीसरा खंड कहता है ऐसा। तो ये दूसरा गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल के ये प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, न कि मंत्रिमंडल के। तो यहाँ पर पहला केवल सही है, दूसरा गलत हो गया। आप देखिएगा संविधान के 165 के दूसरे खंड के अंतर्गत राज्य में महाधिवक्ता का कर्तव्य दिया गया है कि राज्य सरकार को वह विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे या फिर विधि संबंधी ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। और 165 का खंड 3 क्या कहता है? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद का धारण करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 के पहले खंड के अनुसार किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अगर एजीआई की बात करते महान्यायवादी की, तो उनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
तो गलत हो गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। निश्चित तौर पर यह भी गलत हो गया। तो यहाँ पर दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी को हम चूज कर लेंगे। आप देखिएगा, इसमें बोला गया है अनुच्छेद 165 के पहले खंड के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा कह रहा है सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है। सलाहकारी अधिकारिता उसके पास नहीं है, यानी उच्च न्यायालय किसी मामले पर सरकार को सलाह नहीं देते हैं। वो सलाह दे सकता है सीधे सर्वोच्च न्यायालय। और ये आर्टिकल 143 के अनुसार है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। 148 आर्टिकल 148 क्या कहता है? 148 का पहला खंड कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैग से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 148 से 151 तक हैं। और इसके अलावा आपने इनकी पदावधि यानी कि इनका कार्यकाल देखा होगा कि कार्यकाल क्या होता है इनका 6 वर्ष का या 65 वर्ष, जो आयु इनका पहले पूरा हो जाए, 6 वर्ष काम करते हुए पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष पूरा हो जाए पहले। और इनके बारे में एक प्रमुख चीज़ है कि एक बार ये रिटायर होने के बाद यानी कि सेवानिवृत्त होने के बाद यह कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं, कोई सरकारी लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं यह। और ये अपना रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये अपना रिपोर्ट सब सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको रखते हैं, सदन में उसको रखवाते हैं। और ऐसे ही अगर राज्य का रिपोर्ट है तो राज्य का रिपोर्ट ये राज्यपाल को सौंपते हैं और वो राज्य के विधानमंडल में उसको प्रस्तुत करवाते हैं। राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपने वाला सिस्टम है वो आर्टिकल 151 में लिखा गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और इनके कार्यों के बारे में, कार्य और शक्ति के बारे में, कार्य या फिर शक्ति के बारे में लिखा गया है दोस्तों आर्टिकल 149 में। तो ये सब याद रखिए। आगे बढ़ें अब। आप देखिएगा यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के पहले खंड के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 151 एक के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का परीक्षण कर अपने प्रतिवेदन यानी अपने रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए 151 के तहत ये भारत का रिपोर्ट राष्ट्रपति को, और 151 के दूसरे खंड के अनुसार यह राज्य सरकार का रिपोर्ट वहां के राज्यपाल को सौंपते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? 148 है, अभी आपने देखा। अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर 149 में क्या है दोस्तों? 100 अब रुकिए मैं बता ही देता हूं जब आ गया तो। 149 में कैग के कार्य और शक्ति के बारे में बात की गई है कि इनका कार्य दायित्व क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पूछा गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? अब देखिए संघ की बात की जा रही है यानी केंद्र सरकार की लेखा रिपोर्ट ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अभी आपने देखा था रिपोर्ट के बारे में, मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद 151 का पहला खंड, इसके अनुसार कैग जो होते हैं ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट को यानी कि लेखा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्य सरकार के रिपोर्ट को 151 के दूसरे खंड के अनुसार राज्यपाल को सौंपते हैं। ऑप्शन डी सही। अगला सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो हम ऑप्शन डी को चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था? तो ये संविधान के द्वारा ही, चूंकि संवैधानिक पद है, संविधान के द्वारा ही इसका सृजन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं?
निर्दिष्ट हैं? यानी कहाँ पर दी गई हैं? पहली बात कि भारत के संविधान में तो हैं, लेकिन अनुसूची के रूप में पूछ रहा है कि किस अनुसूची में दी गई हैं? पहली बात कि यहाँ पर प्रथम अनुसूची है ऑप्शन में, द्वितीय है, तृतीय है और चतुर्थ है। अब देखिए पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों, प्रथम अनुसूची में बात कीजिएगा तो राज्यों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र इन सब के बारे में लिखा गया है। यानी पहला अनुसूची सीधे तौर पर आप देखिएगा तो भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक? अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें बात आती है। अब आप देखिएगा दूसरी अनुसूची में क्या है, भारत के जो प्रमुख टॉप लेवल के अधिकारी हैं या फिर जो भारत में राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष नहीं कह सकते आप, आप इस उपाध्यक्ष ही शायद कहते हैं, स्पीकर अध्यक्ष को उपाध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति हो गए, सभापति का मतलब आपको पता है कि सभापति कौन होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। इनके अलावा एससी के जज हो गए यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और बाकी जो जजेज हैं वो, और इसके अलावा कैग यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इन सब के वेतन, भत्ते, पेंशन, इनके कार्य ये सब दूसरी अनुसूची में मिल जाते हैं। तीसरी अनुसूची में जो बचे अधिकारी और मंत्री हो गए, जैसे संसद के सदस्य हो गए, एमपी वगैरह। इसके अलावे आप देखिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए और भी जो बड़े मंत्री अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो शपथ लिया जाता है, उन शपथ का प्रारूप यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों में जो राज्यसभा का सीट का विवरण है, राज्यसभा की सीट का विवरण या सीट का जो बंटवारा है, वो दिया गया है। तो हमसे ये पूछा गया था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन सेवा शर्तें कहाँ निर्दिष्ट हैं? तो ये द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ऑप्शन बी सही है। आप यहाँ देखिएगा कि भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची के भाग अंग यानी कि पार्ट ई में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों संबंधी उपबंध विनिर्दिष्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें इत्यादि ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती तब तक ऐसी होंगी जो दूसरी अनुसूची में लिखी गई हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसार के अनुसरण में संसद द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 पारित किया गया है, जिसके अनुसार ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण होता है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। अब अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति और उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए, या फिर अंतिम जो आयु होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए, वो 65 वर्ष होना चाहिए, 65 ईयर्स। इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, अगर 65 वर्ष पहले पूरा हो जाएगा तो रिटायर कर दिया जाएगा, अगर नहीं पूरा होता तो 6 वर्ष तक काम करेंगे बिल्कुल। देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है। अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 के अधिनियम 71 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाए उसको मान लिया जाता है। अगला सवाल मिलता जुलता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों तक काम कर सकते हैं? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है इनका और 65 वर्ष में रिटायर होना रहता है। तो यदि 6 वर्ष पूरा होने से पहले ही 65 वर्ष पूरा हो जाए तो फिर इनको रिटायर होना पड़ेगा। अगला सवाल है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सही नहीं है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बिल्कुल की जाती है, आर्टिकल 148। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। अभी आपने देखा था
तीसरा, रिटायरमेंट के पश्चात वह किसी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा, राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखिए। अब देखिए राष्ट्रपति उनको पद से मुक्त कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए जो नियम होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, वही नियम है यहाँ पर सीएजी को हटाने का, यानी कि इसके लिए संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित करके भेजना होगा, तब उन पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति उनको पदमुक्त कर सकते हैं। अपने मन से ऐसे नहीं कि जब मन आए तब पदमुक्त कर देंगे। तो यहाँ पर ये सरासर 100% सही इसको नहीं माना जाएगा कि राष्ट्रपति अपने मन से पद से हटा देंगे उनको। देखिए अनुच्छेद 148 का पहला खंड कहता है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कैग को राष्ट्रपति पदमुक्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियां सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है। अनुच्छेद 148 का चौथा खंड कहता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के योग्य नहीं रह जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो निश्चित तौर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, सेम प्रक्रिया वही है। अगला में कथन और कारण है। कथन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। निश्चित तौर पर सही है, क्योंकि जो कैग है सीएजी, उसका मुख्य काम यही है कि वह जो सरकारी राशि है उसके आय व्यय का लेखा जोखा रखे, हिसाब रखे कि सही जगह पैसा खर्च हुआ कि नहीं, उसके बदले में सही उसका कागज प्राप्त हुआ कि नहीं, यानी कि जो वाउचर वगैरह होते हैं उसका लिखित कोई जो मेंटेनेंस है सब लिख के एक जगह रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये सब देखना। आप देखिएगा, केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित नहीं करना है। व्यय की वैधता का मतलब जब सरकार राशि देती है किसी डिपार्टमेंट को या किसी योजना पर खर्च करने के लिए, तो उसकी एक वैधता भी होती है कि इस समय तक आपको ये खर्च करना है। जैसे ग्राम पंचायतों को या फिर ब्लॉक पंचायत को, जिला पंचायत को, जिला परिषद जिसको आप बोलते हैं, उनको जो पैसा मिलता है तो उनके लिए भी टाइमिंग रहता है। इस वित्तीय वर्ष में इतना आपको मिला है राशि, उसको इस वित्तीय वर्ष में खर्च करना है। तो व्यय की वैधता देखना, ये सब भी इनका काम है। और उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान के कानून का उल्लंघन कर देंगे। ज़रूर बनाए रखना है, उसी के आधार पर तो वो काम करते हैं, तो कारण भी सही है, कथन भी सही है। इस हिसाब से आप देखिएगा तो ऑप्शन बी यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आप यहाँ थोड़ा-सा देखिएगा एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये तो किया ही जाता है इनके द्वारा काम। आकस्मिकता यानी कि अचानक जो निधि का इस्तेमाल किया जाता है, वो आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना, यानी कि जो आकस्मिकता निधि होती है जिससे अचानक कभी कोई जरूरत पड़ गया, आपदा आ गया, तो उस निधि में से पैसा खर्च किया जाता है। लोक लेखाओं से होने वाले व्यय, इन सब का लेखा परीक्षा करना। देखिए जहाँ भी सरकारी राशि का खर्च हो रहा है तो उसका लेखा परीक्षण निश्चित तौर पर इनके द्वारा किया जाता है। डायरेक्टली हो सकता है ये नहीं करें, लेकिन अपने अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से ये करा सकते हैं, और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कराना बिल्कुल इनका काम है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की परीक्षा करना और उनका अ अ, लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना बिल्कुल इनका काम है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि
सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो। देखिए, धन का नियंत्रण इनका काम नहीं है। धन का लेखा-जोखा ये रखते हैं, कितना पैसा दिया गया, उसमें से कितना खर्च हुआ, ठीक है? कितना पैसा देना चाहिए, ये नहीं देखते हैं। नियंत्रण का मतलब क्या है? कितना पैसा देना चाहिए, उसमें से कितना खर्च करवाना है, ये सब देखना, ये सब इनका काम नहीं है। इनका काम है कितना आया, कितना व्यय हुआ, वो सब हिसाब-किताब बताना सरकार को। तो ऑप्शन डी निश्चित तौर पर इनके कामों में से नहीं है। आप देखिएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम नियंत्रण पर कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा का मतलब कि आय-व्यय का हिसाब अपना लिख लेते हैं कि इतना दिया गया, इतना इसमें से खर्च हुआ। जो खर्च हुआ वो सही जगह खर्च हुआ कि नहीं, और जिस काम के लिए खर्च हुआ वो काम हुआ कि नहीं, ये सब देखते हैं। ऐसा नहीं कि ये उस पर कोई पाबंदी लगा देंगे कि इतना ही खर्च करना है, या फिर राशि आपको इतना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनका काम न तो राशि देने का है, ये राशि भी नहीं देते हैं कि उस पर कंट्रोल करेंगे। राशि तो सरकार देती है। तो यहाँ पर देखिए, इनके कर्तव्यों को दिया गया है, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों की संचित निधियों एवं लोक लेखाओं के से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन-देन की लेखा परीक्षा करता है, लेन-देन की। बात समझे? इसके अलावे वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ और हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है, वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल या फिर विधायिका युक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा अधिकृत या अनुरोध किए जाने पर वह स्थानीय निकायों की भी लेखा परीक्षा करता है। वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों की लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके आगे देखिए है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। तो ये ब्रिटेन के कैग और भारत के कैग में अंतर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ पर पहला कथन है, आपके पास नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। बिल्कुल, अगर सरकारी राशि की बात करें, भारत में जो भी सरकारी राशि सरकार की तरफ से खर्च की जाती है, चाहे संचित निधि से हो या किसी से भी, उसका लेखा परीक्षा निश्चित तौर पर कैग के द्वारा किया जाता है। कथन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उसकी बाबत में, यानी उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होता है। बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, लोक निधि के फलोत्पादक और आशित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? पहला कह रहा है कि कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, और जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है तब। यानी कि कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण कब रखता है? जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए, ये कथन तो निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि राजकोष पर नियंत्रण रखने का काम कैग का नहीं है। ये बस लेखा परीक्षा करते हैं। दूसरा, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार करती है। बिल्कुल करती है। कैग द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, किया जाता है, या जो प्रतिवेदन सौंपा जाता है, उस पर लोक लेखा समिति, जो कि एक संसद की समिति है, वो इस पर विचार विमर्श बिल्कुल कर सकती है। तीसरा कथन है, तो ये सही है यहाँ पर। तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कह रहा है कि कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। यानी कि मान लो किसी ऑफिस में या किसी डिपार्टमेंट द्वारा सरकारी राशि का दुरुपयोग कर दिया गया, ठीक है? दुरुपयोग का मतलब कि घोटाला कर दिया गया सरकारी राशि का, ठीक है? गलत जगह इस्तेमाल कर दिया गया, यानी या बिना काम किए बस कागज़ बना कर के और पैसा का निकासी कर लिया गया, ठीक है? यानी किसी भी तरह से पैसा का घोटाला कर दिया गया, तो ये रिपोर्ट तो कैग देता है, लेकिन कैग के पास अधिकार नहीं है कि वो खुद कार्रवाई करे। तो ये जो रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट के आधार पर जाँचकर्ता एजेंसियाँ, सीबीआई, आईबी, जो भी ऐसी एजेंसियाँ हैं,
वो उन लोगों के विरुद्ध या फिर ईडी वगैरह जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंसी, वो उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने घोटाले किए हैं, उनके विरुद्ध आरोप दाखिल कर कार्रवाई कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कैग का रिपोर्ट बिल्कुल मान्य होता है। तो तीसरा भी यहाँ पर सही है। चौथा देखिए यहाँ पर, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर महाभियोग लगा सके। देखिए, कैग का काम है केवल सरकारी कंपनियों या उनकी खाते जो होते हैं, उनके अकाउंट्स, उनकी लेखा परीक्षा करना, उनकी जांच करना और रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, भारत सरकार को सौंपना। ऐसा नहीं है कि ये खुद अभियोग लगा दे या खुद कार्रवाई कर ले, न्यायिक शक्ति बिल्कुल भी नहीं है इसके पास में। तो चौथा भी गलत है, केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हुआ। यूपीएससी प्री 2012 का सवाल था। अनुच्छेद 148 के पहले कथन के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं यानी केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। बाकी यहाँ पर दूसरा और तीसरा केवल सही है। अगला सवाल है कि कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? संसद की लोक लेखा समिति। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि संसद की लोक लेखा समिति उस पर विचार विमर्श कर सकती है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 151 का पहला खंड कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। और 151 का दूसरा खंड कहता है कि राज्यपाल को ये अपना रिपोर्ट अगर सौंपते हैं राज्यों का, तो राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उसको रखेंगे। तो इसके पश्चात इन रिपोर्टों की जांच संसद की लोक लेखा समिति और अन्य संसदीय समितियां करती हैं तथा सरकार से सुधारात्मक कदम उठाने की अनुशंसा करती हैं कि देखिए जांच में ये पाया गया, वो पाया गया, इसके अनुसार ये कदम उठाना चाहिए। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी देखिएगा तो ये व्यवहार्यता किसके पास है? संसद के पास है। अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? खुद महालेखा परीक्षक उसमें उपस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। आप देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेने का अधिकार इनके पास है। अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को दिखाता है? कर्तव्यों, कार्य और दायित्वों, ये सब दिखाता है 149। 100 देखिए 46 और 147 तो इससे संबंधित ही नहीं है। 148 में इनके बारे में लिखा गया है कि ये कौन है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको कैसे हटाया जाएगा, वेतन क्या होगा, ये सब इसमें दिया गया है। 149 में क्या है दोस्तों? 149 भी आपको याद होगा। 149 में इनके कर्तव्य और शक्तियां के बारे में दी गई हैं। कर्तव्य गलत हो गया। कर्तव्य और शक्ति के बारे में, इनका कार्य क्या होगा, इसमें नियुक्ति के बारे में है, हटाए जाने का प्रावधान है, वेतन के बारे में है और 49 में कर्तव्य और शक्ति के बारे में है। 150 में लेखाओं का यानी ऑडिट का फॉर्मेट है और 151 में जो इनके बारे में लिखा गया है कि ये रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपते हैं केंद्र का रिपोर्ट और राज्यपाल को सौंपते हैं राज्य का रिपोर्ट, वो सब है। 146 और 47 इनसे संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। 149 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियां संसद द्वारा बनाई गई विधि यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 द्वारा निर्धारित की गई हैं। अगला सवाल अब आपके पास है, यहाँ पर मिलान करने के लिए एक तरफ कैग के बारे में लिखा गया और एक तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद है। तो इनकी नियुक्ति 148 के तहत होती है, बिल्कुल। इनकी कार्य और शक्तियां अभी आपने देखा 149। अच्छा, खाता का प्रपत्र या ऑडिट का जो फॉर्मेट होता है वो आर्टिकल 150 में है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। ऑडिट रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल को, तो वो 151 में दिया गया है। तो ए को हमने पहले में मिलाया, 2 को तीसरे में मिलाया, 3 को हमने चौथे में मिलाया और डी को मिलाया दूसरे में। तो 1, 3, 4 और 2 ये सही आंसर होगा
और 1, 3, 4, 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। देख सकते हैं वही चीज़ें दी गई है, नियुक्ति 148 में, कर्तव्य शक्तियाँ 49 में, 50 में है, 150 में है। यहाँ पर खातों का प्रपत्र, लेखाओं का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट वही, लेखाओं का क्या प्रारूप रहेगा ऑडिट का, और ऑडिट का रिपोर्ट किसको सौंपना है, ये 151 में लिखा गया है। अब अगला सवाल है दोस्तों 152 नंबर में कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उन्हें अपने पद से हटाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा या संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। हटाया तो जाता है राष्ट्रपति ही द्वारा, लेकिन संसद के अनुशंसा उसमें आवश्यक है। संसद द्वारा बहुमत से पारित करके अनुशंसा देना रहता है कि इनको हटाया जाए, इन पर ये आरोप है। तब राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। तो अकेले राष्ट्रपति या केवल संसद भी नहीं हटा सकता, दोनों ही यहाँ पर ए और बी को मिला दिया जाए तब जाकर के सही बनेगा, क्योंकि इनको हटाने की प्रक्रिया वही है, सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। आप देखिएगा 148 के पहले खंड के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुद्रा सहित यानी कि मुहर सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्ति होती है, यानी ज्वाइनिंग लेटर जैसे सरकारी कर्मचारी को मिलती है वैसे उनको मिलती है। उसे उसके पद से केवल उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से या जिस रीति से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। आर्टिकल 124 के चौथे खंड में इसका जिक्र है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार यानी उसके खिलाफ कोई कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनको पद से हटाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल संख्या में बहुमत से पास होना चाहिए और संसद की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। यानी कि 2/3 लोग अगर वहां पर जितना भी उपस्थिति है उसके 2/3 लोगों कम से कम इसके पक्ष में वोटिंग करना होगा कि हाँ इनको हटाया जाए, और इसके बाद राष्ट्रपति के पास ये जाता है, फिर राष्ट्रपति अपने आदेश से इनको हटाते हैं। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा भी जाना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है इनको हटाना, आप देख के ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके पास फिर से है झारखंड पीसीएस का 2023 में पूछा गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सही नहीं है, उनके कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है। यानी कि जो प्रशासनिक खर्च होता है उनके कार्यालय है, वो संसद के मत के अधीन होता है। ये पहला है। ध्यान रखिएगा यहाँ गलत पूछा जा रहा है। अब यहाँ पहला को तो मैं ऐसे ही गलत मान लेता हूँ। क्यों गलत है? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था दोस्तों कि जो भी कार्यालय होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का जो व्यय होता है, कार्यालय व्यय, वो भारत की संचित निधि से भारित होता है। यानी ये कार्यालय व्यय व्यय कहाँ से खर्च होता है? भारत की संचित निधि की राशि से ये खर्च किया जाता है, ना कि संसद के मत के अधीन है। तो ये गलत हो गया और ये भी आर्टिकल 148 में ही है। अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं पाते हैं लाभ वाला, बिल्कुल नहीं पाते हैं, सही बात है। और ये भी आर्टिकल 148 का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ऐसा साबित होना चाहिए और साबित करने के लिए संसद को बहुमत से पारित करना होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा 1 मिनट, हमसे अच्छा गलत पूछा जा रहा था, असत्य पूछा जा रहा था, तो गलत तो केवल पहला है, तो ऑप्शन ए को फिर हम चूज कर सकते हैं यहाँ पर, तभी मैं बोलूँ कि आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कार्यालय का जो खर्च है कैग का, वो भारत की संचित निधि से जाता है। बाकी ये अपने पद को अगर छोड़ते हैं तो उसके बाद ये किसी और सरकारी पद पर काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नियम है। और संसद में अगर पारित हो जाता है इनके ऊपर कि इनने कोई घोटाला, अक्षमता या दुर्व्यवहार किया है ऐसा, तो फिर इन पर बहुमत पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 6 के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों या उनके संबंध में
मानदेय, सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। इसलिए पहला खंड तो सही है, फिर 148 के खंड 1 के अनुसार कथन तीसरा भी सही है। जबकि कथन तीसरा क्या था, आपको याद होगा दोस्तों, कथन तीसरा जो है उसमें ये लिखा गया था कि उन पर अगर दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता साबित हो जाता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जाएगा। तो पहला गलत है, जबकि तीसरा, दूसरा ये सही है। आगे बढ़ें अब हम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पूछा गया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है किस समिति का? लोक लेखा समिति का। ये एक संसदीय समिति है जिसमें ये उपस्थित होते हैं और एक मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में वहां पर ये उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ें। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी जिसको हम बोलते हैं, इसकी कार्यवाही की मध्यस्थता यानी बैठकों में उपस्थित रहकर समिति की विचार विमर्श प्रक्रिया में सहायता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। आधिकारिक रूप से लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक यानी फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड के रूप में इनको वर्णित किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर या नामंजूर करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही तो इनकी नियुक्ति करते हैं। और ये भी 148 अनुच्छेद के जो अनुच्छेद 148 है उसी के आधार पर है। आप यहाँ देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 148 के तीसरे खंड के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा एवं अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। तदनुसार संसद द्वारा बनाए गए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 5 के खंड 2 के तहत इनकी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के किसी कैंडिडेट या फिर सदस्य के लिए लागू होता है। कैंडिडेट नहीं कहेंगे, सदस्य कहेंगे। साथ ही इसी धारा के खंड 3 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने या उसे मंजूर की गई छुट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास रहता है। अगला सवाल है दोस्तों कि किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ये किया गया था 1976 में, ये ध्यान रखिएगा। जब इनका 1971 के अधिनियम को पुनः यहाँ पर थोड़ा उसमें बदलाव किया गया तब ये हुआ था, तो 1976। आप देखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा की परीक्षा ऑडिटिंग तक सीमित रह गया। वर्ष 1976 के से केंद्र में लेखांकन यानी अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं या भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। सवाल देखिए दोस्तों, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है। आपको बताना है कि सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया? अभी आपने देखा कि 1976 में यह संशोधन किया गया था। अगला सवाल है राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो वित्तीय लेखों का परीक्षण करना कैग का ही काम है और ये अपना ऑडिट का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर कैग से नहीं रिलेटेड है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों का संवीक्षा का भी कार्यभार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर आश्रित है यानी कि इन्हीं के द्वारा किया जाता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि यानी सरकारी राशि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही, क्योंकि यही उसका लेखा जोखा तैयार करते हैं। आप देखिएगा भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों की लोक निधियों के सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, इसीलिए उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है।
अगला सवाल है, भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में या लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार या सभी के रूप में। विधिक सलाहकार तो एजीआई होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी। ये लोक वित्त राशि से जहां भी रुपए का बात आएगा, वित्त का बात आएगा या सरकारी राशि के संरक्षण या उसके जांच पड़ताल की बात आएगी, तब हम सीएजी को चुनेंगे। तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में ये काम करते हैं। आप देखिएगा, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और उसका यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना धन खर्च न हो। यानी बिना किसी प्राधिकार के अनुमति के बिना धन को खर्च नहीं किया जाए, सरकारी राशि को। और यदि किया गया व्यय संसद यानी कि जो किया गया व्यय हो वो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप हो, यानी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा हो। इस प्रकार वस्तुतः सीएजी लोक वित्त के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। अगला सवाल है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कितने नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने? तो ये दोस्तों 14वें बने थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61। हालांकि आज के डेट में पूछा जाए तो अब 15वें आ चुके हैं, यानी कि 2024 के नवंबर से ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये 20 से 24 तक काम किए, फिर 24 में ये हट गए और इनके बाद जो नए आए हैं वो हैं के संजय मूर्ति। और अगर गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें थे तो ये 15वें हुए और ये नवंबर 2024 से अभी तक काम कर रहे हैं, वर्तमान में भी यही है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आप देखिएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत गणराज्य के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया था उन्होंने, यानी राजीव महर्षि को हटा करके, यानी इनको सक्सीड किया था। फिर 2024 के 21 नवंबर को संजय मूर्ति भारत गणराज्य के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगला सवाल आपके पास है, मिलान करने वाला, एक तरफ अधिकारी एक तरफ संसाधन। उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता और महान्यायवादी। लोक लेखा समिति से कौन जुड़े हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। तो हमने बी को मिला दिया पहले में। अब देखिए, राज्यसभा से कौन जुड़े हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं यह। और इसके बाद भारत का महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता होते हैं, और महान्यायवादी, दो चीज यहाँ पर दिया गया है। अब दो तो मैंने मिला दिया, लेकिन तीसरे में यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि भारत का महाधिवक्ता नहीं होता। महाधिवक्ता जो एजी होते हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता राज्यों के लिए होते हैं। और इन्हीं के जैसा सेम पोस्ट बना है भारत के लिए, महान्यायवादी यानी एजीआई और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर मैं इतने से भी मिलाना चाहूँ तो ऑप्शन जरूर मिल जाएगा हमें, क्योंकि आप देख रहे हैं हमने ए को मिलाया है तीसरे में और ए को तीसरे में केवल एक ही ऑप्शन में मिलाया गया है, तो बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तो हम ऑप्शन ए को ऐसे ही चूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही काम किया गया है, ऑप्शन ए सही दिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित है, कैग लोक लेखा समिति से, महाधिवक्ता, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि महाधिवक्ता को हटा के यहाँ भी महान्यायवादी कर दिया गया है और यहाँ भी महान्यायवादी। दोनों ही केस में ये उच्चतम न्यायालय और लोकसभा की बैठक दोनों से ये संबंधित हैं। यहाँ नोट में एक चीज लिखा गया है कि प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता लिखा गया है, जो गलत है। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है, संघ स्तर पर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट सभी लोग जरूर करके जाएं।
और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर आप लोग तो करते नहीं, आशा है कि इस बार आप करेंगे। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 63 इनमें से कौन विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? लोक वित्त के अंतर्गत कौन आएगा? इसके अंतर्गत सार्वजनिक खर्च का परीक्षण आता है, या फिर सार्वजनिक राजस्व आता है, या वित्तीय प्रशासन, या व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन? ध्यान से समझिए कौन विकल्प गलत है ये कह रहा है। तो यहाँ पर वित्तीय प्रशासन ये भी लोक वित्त से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक खर्च का परीक्षण ये सभी इससे संबंधित है। बैंकों वाला चीज़ जो है व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन, वो भी यहाँ कार्य निष्पादन की बात की जा रही है। ये निश्चित तौर पर यहाँ पर गलत है और लोक वित्त से ये नहीं संबंधित है। आप देखिएगा ऑप्शन डी यहाँ सही है, यानी कि लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य के निष्पादन से नहीं है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद टॉपिक है वरीयता अनुक्रम, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखिए 2025 या 26 की बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वो पॉलिटी का प्लेलिस्ट देखिएगा तो उसमें 26 वाला और 25 वाला भी वीडियो आपको मिल जाएगा। कुछ चैप्टर्स जो पहले के हैं वो 25 एडिशन यानी 2025 के एडिशन से कवर किए गए हैं, और बाकी के जो इधर के चैप्टर्स हैं वो 2026 के एडिशन से मैं कवर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और वीडियो को हाइप करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सभी लोग कमेंट्स कीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पर।